हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अब तक हमने गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य था, उसके बारे में हमने देख लिया, कंप्लीट डिटेलिंग देख ली है। मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने तब स्टार्ट किया था जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, और तब से लेकर अब हम गुप्त टाइम पीरियड यानी कि 550 ईस्वी तक आ चुके हैं। आज से करीब 1500 साल पहले तक जितना भी हुआ ना, हमने सारी हिस्ट्री को कवर कर लिया है। ठीक है, तो 550 ईस्वी से लेकर अब 2020 तक का मतलब कुछ 1500 साल की हिस्ट्री रह गई है जो कवर करनी रह गई। ठीक है, जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया गुप्त टाइम पीरियड के बाद आया था गुप्तोत्तर काल। गुप्त टाइम पीरियड मैंने आपको बताया वो काफी दूर दूर तक उनका साम्राज्य फैल चुका था। ठीक है, लेकिन गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ, गुप्त वंश के पतन के बाद है ना, जो हमारा उत्तर भारत का एरिया है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए। जैसे कन्नौज में मोखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश था, मगध और मालवा में गुप्तों की ही एक छोटी सी शाखा बच गई थी, और गौड़ में शशांक थे। गौड़ बंगाल को बोलते थे पहले। ठीक है, प्राचीन टाइम में गौड़ बंगाल को बोला जाता था, तो बंगाल में थे शशांक। तो ये जो थे, ये अलग अलग वंश अलग अलग जगह पर उभर कर सामने आए थे। छोटे छोटे राज्य बन चुके थे, मतलब बहुराज्यीय व्यवस्था आ चुकी थी। ठीक है, तो आपको किसी की भी डिटेल याद नहीं करनी, बस आपको जगह देखनी और उस जगह पर कौन सा वंश था ये याद रखना है। मैंने क्या बताया, कन्नौज में था मोखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश जो आपको मैप में भी दिखाई दे रहा है, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की ही एक छोटी सी शाखा थी, और गौड़ में शशांक। ठीक है, हमें बस डिटेल करनी है पुष्यभूति वंश की, क्योंकि पुष्यभूति वंश में एक काफी महान शासक हुए हैं हर्षवर्धन। तो हमें इसीलिए पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ना है, और बाकी जितने भी वंश हैं इनके बारे में हमें कुछ नहीं करना। तो हम देखेंगे अब पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी बोलते हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, इसीलिए इसको वर्धन वंश भी बोला जाता है। याद रखना आपको, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? प्रभाकर वर्धन, और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो थानेसर या फिर थानेश्वर बोल सकते हैं, उसको बनाया था। इसीलिए बोलते हूँ, मतलब इसीलिए मैंने आपको बताया था थानेश्वर में कौन था? पुष्यभूति वंश, क्योंकि वो उनकी राजधानी थी। अब जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के तीन मतलब बच्चे थे। एक था राज्यवर्धन या फिर राजवर्धन भी बोल सकते हैं, दूसरा था हर्षवर्धन, और तीसरी थी पुत्री राजश्री। ठीक है, तो ये तीन भाई बहन थे प्रभाकर वर्धन के बच्चे। प्रभाकर वर्धन कौन है? जिन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक होते हैं इसमें हर्षवर्धन है। सबसे पहले मैं आपको राजवर्धन बता देती हूँ। जो हर्षवर्धन की बहन थी ना, सॉरी, हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों की बहन थी, तो इन दोनों की जो बहन थी ना राजश्री, उसकी शादी मोखरी राजा से हुई थी। मैंने मोखरी वंश कहाँ बताया था? कन्नौज में। कन्नौज के मोखरी वंश में एक राजा थे ग्रहवर्मा, उनके साथ राजश्री की शादी की थी। ठीक है, तो जिसके साथ शादी की थी ना ग्रहवर्मा मोखरी राजा, उनकी हत्या कर दी थी मालवा के जो शासक थे देवगुप्त, उन्होंने हत्या कर दी थी। मैंने बताया था ना, मगध और मालवा में गुप्त की ही छोटी सी शाखा थी। तो उस मालवा के शासक ने, देवगुप्त ने, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। मतलब जो ग्रहवर्मा कौन है? जो राजश्री के पति हैं, मोखरी राजा। ठीक है, तो इस चीज का बदला लेने के लिए राजवर्धन मतलब बदला लेने गए, तब देवगुप्त ने, मतलब जो बंगाल के शासक थे शशांक, मैंने बताया था गौड़ शासक शशांक थे ना, देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर राजवर्धन को भी मार दिया था धोखे से। तो ये काफी छोटी सी स्टोरी, बट आप इसको याद रखना। तो इतना आपको समझ में आ गया। जो राजवर्धन थे वो अपनी बहन के पति का बदला लेने के लिए जब गए, तो देवगुप्त ने बंगाल के शासक के साथ, शशांक के साथ मिलकर उनकी भी हत्या कर दी, राजवर्धन की। तो अब आपने देख लिया, तीन बच्चे थे, तीन में से राजवर्धन मारे जा चुके हैं, राजश्री की शादी हो गई, तो बचे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को गद्दी पर बिठाया गया। हर्षवर्धन ने 606 से 645 ईस्वी तक राज किया।
ठीक है, 40 साल, 39-40 साल के अराउंड, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज जहाँ इनकी बहन की शादी हुई थी ना, कन्नौज के मोखरी वंश से, तो इन्होंने उस राज्य को भी अपने मतलब साम्राज्य में मिलाकर, अपने राज्य में मिलाकर राजधानी कन्नौज को बना लिया था। और हर्षवर्धन है, उनको मतलब 2 उपाधियां मिली हुई थी। एक थी शिलादित्य और दूसरी थी परम भट्टारक नरेश। ठीक है, शिलादित्य, शिलादित्य तो बहुत बार पूछ लिया जाता है, शिलादित्य किस शासक को बोलते हैं, वो हर्षवर्धन है। और दूसरी है परम भट्टारक नरेश। ठीक है, अब जो हर्ष के बारे में हमें जानकारियां मिलती है ना, कि हर्षवर्धन के जितना भी जीवन के बारे में पता चलता है, वो हमें उनकी मतलब स्रोत क्या है, उनकी जानकारी के स्रोत क्या है। एक उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट की रचना की क्या है, हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित जो लिखी है वो हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी हुई है। तो इससे हमें हर्षवर्धन के मतलब टाइम पीरियड की जानकारी मिल जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था, हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आए थे। हर्षवर्धन है से शुरू हो रहा है ना, तो चीनी यात्री भी जिसका नाम है से शुरू होता है वो आए थे, ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। और उनकी पुस्तक का नाम मैंने क्या बताया था, सी यू की। तो एक तो उनकी पुस्तक ह्वेनसांग की जो पुस्तक है सी यू की, और जो बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित, उससे उन दोनों से ही हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिल जाती है। एक और तीसरा सोर्स है जो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके ऐहोल अभिलेख है, मतलब ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है ये याद रखना, वो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को। ठीक है, तो एक ये थर्ड स्रोत है जिसमें हर्ष के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है, चाहे वो उनकी हार का जिक्र हो। तो वो ऐहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय का है, उसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे युद्ध में और हर्षवर्धन हार गए थे, तो वो जिक्र ऐहोल अभिलेख में किया गया है। अब जो हमारे हर्षवर्धन हैं, जो राजा हैं, ये पहले शैव मतानुयायी थे, मतलब शिव को मानते थे, लेकिन बाद में आगे चलकर ये बौद्ध मतानुयायी बन गए थे। ठीक है, और महायान, मतलब महायान जो शाखा थी ना, उसके संरक्षक बन गए थे। शैव मतानुयायी थे पहले, बाद में क्या बन गए, बौद्ध मतानुयायी बन चुके थे। ठीक है, और जो हर्षवर्धन थे, उन मतलब जो ह्वेनसांग है ना, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में एक और चीज लिखी थी कि हर 5 साल में वो प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन करते थे और वहीं सारा धन दान भी कर देते थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखी है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में प्रयाग में एक धर्म संसद करते थे, आयोजित करते थे और वहीं पर सारा धन दान कर देते थे। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो एडजस्ट कर लेना। और ह्वेनसांग के बारे में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता था। ठीक है, मतलब प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, जो यात्री होते हैं उनका राजकुमार, क्योंकि इनको घूमना ज्यादा पसंद होगा इसलिए। तो ह्वेनसांग को आप याद रखना, यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। और इससे पहले मैंने एक और चीनी यात्री बताए थे, फाइयान, वो किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है, वो आपको याद रखना ही है। अब जो हर्षवर्धन मतलब जो कन्नौज पर शासन करते थे ना, हर्षवर्धन के बाद भी कन्नौज काफी मतलब बड़ा केंद्र रहा, क्योंकि यहाँ 3 बड़ी शक्तियां आई थी, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मतलब चलो इसी वीडियो में बता दूंगी, आगे चलकर अगर टाइम बचा तो हर्षवर्धन के पश्चात भी कन्नौज मतलब काफी अट्रैक्शन का केंद्र रहा, क्योंकि वहां पर ये 3 बड़ी शक्तियां आई थी। कौन कौन सी, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इन तीनों के बीच में ही कन्नौज पर शासन करने के लिए एक संघर्ष हुआ था, मतलब तीनों के बीच में ही लड़ाई हुई थी कन्नौज पर शासन करने के लिए, और लास्ट में गुर्जर प्रतिहार वंश जीता था। ठीक है, एक लास्ट चीज और बता देती हूँ, हर्षवर्धन एक खुद भी मतलब एक काफी बड़े लेखक थे। उन्होंने भी 3-4 पुस्तकें लिखी है, जिसमें है नागनंद,
प्रियदर्शिका, रत्नावली, ठीक है, ये उन्होंने ही लिखी है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद। पूछ लिया जाता है तो ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। प्रियदर्शिका और रत्नावली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसने लिखी हैं? हर्षवर्धन ने खुद लिखी हैं। तो ये हो गया हमारा पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड और कुछ भी नहीं पूछा जाता, जो मैंने आपको बताया बस वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया उत्तर भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए थे, ठीक है। तो ये मतलब बहुराज्यीय व्यवस्था हो गई थी कि छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे वंश उठने लग गए थे, उभरने लगे थे। तो ये छोटे छोटे वंश का जो सिलसिला था ना, ये 1200 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1200 ईस्वी तक काफी छोटे छोटे वंश आए, लेकिन इन वंश के जो संस्थापक हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी वंश आए हैं मैं उनके अभी इसी वीडियो में ही बता देती हूँ आपको, उनके संस्थापक कौन है और क्या क्या उनमें इम्पोर्टेंट है याद करने का। तो 1200 ईस्वी तक का जितने भी इम्पोर्टेंट आए हैं वो बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ पाल वंश, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक माना जाता है गोपाल को, जिनका टाइम पीरियड है 750 से 770 ईस्वी तक। किनका? गोपाल का। गोपाल कौन है? पाल वंश के संस्थापक। और गोपाल बौद्ध मतानुयायी थे, ठीक है। और गोपाल के बाद जो पाल वंश के शासक थे वो थे धर्मपाल। धर्मपाल का टाइम पीरियड है 770 से 810 ईस्वी तक, मतलब 40 साल तक। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार की स्थापना करवाई थी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो छोटे छोटे राजा हुए हैं ना, इन्होंने काफी बड़े काम कर दिए बीच में जो इम्पोर्टेंट है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने, जो पाल वंश के हैं। और सोमपुरी विहार की भी स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बने हैं, ठीक है। अब देवपाल ने भी काफी एक इम्पोर्टेंट काम किया था। इंडोनेशिया में जावा नाम आपने सुना होगा, जावा और सुमात्रा आइलैंड है। तो जावा में एक शासक थे उस टाइम, बालपुत्र देव। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी देवपाल से, नालंदा जो था ना, नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें बौद्ध विहार बनवाए, ठीक है। तो उनकी रिक्वेस्ट पर देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। किसने? देवपाल ने। किसके अनुरोध पर? जावा शासक थे बालपुत्र देव, उनके अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो ये हो गया हमारा पाल वंश। नेक्स्ट है हमारा सेन वंश। सेन वंश हुआ था 12वीं सदी के लास्ट तक। 12वीं सदी का लास्ट मतलब है 1190 1199, जो ये 1100 की सीरीज है ना, इसमें लास्ट का टाइम पीरियड 1200 के पहले पहले का, ठीक है। आपको एक सदी की चीज बताती हूँ। अब जो हमारी चल रही है, आपको पता है 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास सन कौन सी ईयर है? 2021। 2000 यानी कि 2000 की सीरीज चल रही है और ये 2100 तक जाएगी। तो इसीलिए 2000 से 2100 तक जो ये सीरीज है, जो ये साल हैं, इनको 21वीं सदी बोलेंगे। और 2100 के बाद का जो टाइम पीरियड, 2100 से 2200 तक का जो होगा, जो साल होंगे 2100 से 2200 साल, 2200 के बीच में जो साल होंगे, उनको 22वीं सदी बोला जाएगा, क्योंकि वो 2200 से पहले पहले हैं। अब जैसे 2100 आने से पहले पहले का टाइम पीरियड, लेकिन 2000 के बाद का, ठीक है। 2000 के तो बाद का चल रहा है अब, है ना। 2001, 2002, अब 2021 में है हम। तो उसी तरह, लेकिन ये 2100 से पहले का है। 2100 अभी आया नहीं है। 2100 मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, 2100 बार बार बोल रही हूँ, ये साल है, ठीक है। जैसे 2021 है ना, वैसे ही 2099। और जब ये 2100 आ जाएगा तो हमारी 21वीं सदी पूरी हो जाएगी और 22वीं सदी चल पड़ेगी। तो अगर यहाँ 12वीं सदी लिखा हुआ है ना, 12वीं सदी का मतलब है 1200 साल, 1200 से पहले पहले का टाइम पीरियड, 1200 और 1100 के बीच का, ठीक है। मतलब 1100 के तो बाद का, लेकिन 1200 से पहले का 12वीं सदी का मतलब ये है। तो 12वीं सदी के लास्ट में, यानी कि 1100 की सीरीज का लास्ट का, 1190 के अराउंड लास्ट में, मतलब बंगाल में पाल वंश की जगह सेन वंश आया था,
ठीक है। और सेन वंश में एक शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक लेखक थे जयदेव। जयदेव ने रचना की थी गीत गोविंद की। मैं आपको साथ ही साथ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक भी बता रही हूँ, ठीक है। तो इनको आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, बट फिर भी आप एक बार साथ के साथ मतलब पढ़ लीजिए, तो वो दोबारा रिवीजन हो जाएगी जब दोबारा सिर्फ मैं लेखक और पुस्तकें बताऊंगी, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। ये हो गया सेन वंश। अगला है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में है ना 3 इंपॉर्टेंट राजवंश थे। एक तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश का सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ एक शासक ललितादित्य मुक्तापीड। इनका टाइम पीरियड था 724 से 760 ईस्वी तक। ललितादित्य मुक्तापीड कारकोट वंश के, और इन्होंने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने, कारकोट वंश के शासक ने। उसके बाद जो लोहार वंश है, उत्पल वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वैसे, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो लोहार वंश है, लोहार वंश के लास्ट शासक हैं जय सिंह। उनके बारे में जिक्र किया है राजत रंगिणी में। राजत रंगिणी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है। किसने लिखी थी? कल्हण ने। ये पूछी गई है। कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजत रंगिणी, ठीक है। राजत रंगिणी की रचना किसने की है? कल्हण। तो कल्हण ने अपनी राजत रंगिणी की पुस्तक में लोहार वंश का जो लास्ट शासक है ना जय सिंह, उनका विवरण किया है, मतलब उनकी चर्चा की गई है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। मैंने आपको क्या बताया था, जो कन्नौज था ना, पुष्यभूति वंश में जो हर्षवर्धन थे, उनके बाद भी कन्नौज के लिए मतलब 3 वंश के बीच में लड़ाई हुई थी। एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश, एक राष्ट्रकूट, और तीसरे थे पाल वंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इनके बीच में कन्नौज पे शासन करने के लिए तीनों के बीच में झगड़ा हुआ था, और मतलब कौन जीत गए थे? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम, जिनका टाइम पीरियड था 730 से 756 ईस्वी तक, ठीक है। इनको गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसमें सबसे फेमस शासक है मिहिर भोज। ये आपको मतलब क्वेश्चन एक बार आया था, मिहिर भोज है वो किस वंश से रिलेटेड है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है, और इनका टाइम पीरियड था 836 से 885 ईस्वी पूर्व तक। मिहिर भोज से पहले नागभट्ट द्वितीय आए थे। सबसे पहले मैंने संस्थापक कौन बताया? नागभट्ट वन, 730 से 756 ईस्वी तक। फिर उसके बाद नागभट्ट 2 इम्पोर्टेंट है, जो 800 से 833 ईस्वी तक बने रहे थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मिहिर भोज, जो 836 से 885 ईस्वी पूर्व तक जिन्होंने शासन किया था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, और वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु को मानते थे, ठीक है। और जो मिहिर भोज है, उनकी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं, जिनकी चर्चा ग्वालियर के प्रशस्ति अभिलेख में की गई है, ठीक है। मिहिर भोज की जो उपलब्धियां हैं, उनकी चर्चा किसमें की गई है? ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में। आपको याद रखनी है चीज़ें। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख किससे रिलेटेड है? राजा मिहिर भोज से, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो ये हो गए हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जो चंदर बरदाई है, चंदर बरदाई की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आप सबने नाम सुन रखा होगा। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंदर बरदाई ने। उन्होंने है ना इस पुस्तक में मतलब लिखा था कि एक अग्निकुंड है, अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की मतलब 4 राजपूत जातियाँ निकली थी। प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार जिनके बारे में मैंने अब बताया, दूसरी चालुक्य या फिर सोलंकी जिनको बोल सकते हैं, तीसरे थे परमार वंश, और चौथे थे चौहान, ठीक है। तो इनको बोला गया था, ये 4 राजपूत अग्निकुंड से निकली थी जातियाँ, 4 राजपूत जातियाँ अग्निकुंड से निकली थी। किसमें लिखा गया है? ये पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने की है? चंदर बरदाई ने, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो गुर्जर प्रतिहार, मैंने अब सॉरी कंफ्यूज हो गई मैं, सॉरी। पृथ्वीराज रासों में जो 4 राजपूत जातियां लिखी है ना, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, तो गुर्जर प्रतिहार मैंने आपको बता दिया। अब जो 3 बची है ना, चालुक्य वंश, परमार वंश और चौहान वंश, वो भी मैं आपको एक बता दूंगी। उससे पहले एक और वंश है, वो है जैजाक भुक्ति के चंदेल। जैजाक भुक्ति एक जगह को बोलते हैं, बुंदेलखंड का जो आज एरिया है उसको पहले जैजाक भुक्ति बोलते थे। जो आप मैप में भी देख रहे हैं ना, ये एरिया है, जैजाक भुक्ति बोला जाता था। आज ये बुंदेलखंड एरिया है। इसमें चंदेल शासक आए थे, चंदेल वंश स्थापित हुआ था। चंदेल वंश कब स्थापित हुआ था? 9वीं सदी में। अब सदी का मतलब आपको समझ आ गया, 9वीं सदी का मतलब है 900 से पहले 900 से पहले का टाइम पीरियड, लेकिन 800 के बाद का। 800 और 900 के बीच में जितने भी साल होंगे ना, 99 या 100 साल, ये सारे 9वीं सदी बोले जाएंगे, 9वीं सदी के। तो 9वीं सदी में चंदेल वंश आया था जैजाक भुक्ति में, ठीक है। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक याद रखना है, जिसका नाम है नन्नुक, और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था, ठीक है। कौन था इसका संस्थापक? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, और राजधानी क्या थी इनकी? खजुराहो। अब जो जैजाक भुक्ति के चंदेल है ना, इन्हीं के टाइम पीरियड में 2 इम्पोर्टेंट मंदिर बने हैं। एक तो बना है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो शिव धर्म का, मतलब शिव धर्म के लिए बना है, शिव मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। और दूसरा है चतुर्भुज मंदिर, जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, विष्णु का है जो, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये किस टाइम पीरियड में बने थे? जो चंदेल जब थे उस टाइम पीरियड में बने थे। अब आ जाता है दूसरा वंश, आता है गहड़वाल वंश, कन्नौज में, ठीक है। कन्नौज में कौन सा वंश आ गया? गहड़वाल। गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, इसके मतलब इसके बाद जो आया था वो थोड़े टाइम के लिए वो आया था गहड़वाल वंश कन्नौज में, और इनका संस्थापक था चंद्रदेव। क्या था इसका संस्थापक गहड़वाल वंश का? कन्नौज में इसका संस्थापक था चंद्रदेव। और गहड़वाल वंश का ही एक शासक था जयचंद। जयचंद किसके समकालीन था? मतलब जयचंद के ही समकालीन था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद एक दूसरे के समकालीन थे, एक उनका टाइम पीरियड एक था। अब जयचंद के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चंदावर का युद्ध। अब यहाँ से युद्ध शुरू हो जाएंगे इम्पोर्टेंट। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? जयचंद के बीच में, जो गहड़वाल वंश के थे, और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें वैसे जयचंद हार गए थे, लेकिन चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। और कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तो ये हो गया हमारा गहड़वाल वंश। इसके बाद आ जाता है गुजरात के चालुक्य या फिर सोलंकी। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में थी ना, 4 राजपूत जातियाँ। गुर्जर प्रतिहार वंश जो मैंने आपको बताई दिया, फिर 3 जातियाँ बची थी, चालुक्य, परमार और चौहान। तो अब मैं वो तीनों ही बता रही हूँ आपको। तो जो चालुक्य थे वो गुजरात में आए थे, इनको सोलंकी भी बोला जाता था, ठीक है। गुजरात के चालुक्य या फिर सोलंकी, इनके संस्थापक मतलब सोलंकी वंश के या चालुक्य वंश के संस्थापक थे मूलराज, ठीक है। और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। आपको संस्थापक और राजधानी जो मैं बताती हूँ वो याद रखना, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे मूलराज और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। और चालुक्य शासक या सोलंकी शासक में एक भीमवन नाम, भीम प्रथम या फिर भीमवन भी बोल सकते हो। भीम प्रथम के टाइम में 1025 में मोहम्मद गजनवी आए थे। मोहम्मद गजनवी जो आए थे ना, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और काफ़ी सारा धन लूट कर ले गए थे, वो 1025 में आए थे। 1025 में गुजरात में शासक कौन थे? आपको पता है चालुक्य वंश था, शासक थे भीम प्रथम। उन्हीं के टाइम पीरियड में महमूद गजनवी आए थे, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था 1025 में। अब जो भीम प्रथम है, उन्हीं के मंत्री विमल ने, जो मैंने आपको प्रसिद्ध जैन मंदिर बताया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है,
दिलवाड़ा जैन मंदिर उन्हीं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भीम प्रथम के मंत्री थे विमल। विमल ने बनवाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। और जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ना, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, वो भी सोलंकी शासकों के काल में ही बनवाया गया था। मोढेरा सूर्य मंदिर पूछ लिया जाता है कहाँ है? गुजरात में है। और ये किस काल में बना था? ये सोलंकी शासकों के काल में बना था, मोढेरा का सूर्य मंदिर। वैसे ज्यादातर जगह पूछी जाती है कहाँ है, ये गुजरात में है। अब भीम प्रथम जो थे, उनके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आए थे गुजरात के चालुक्य वंश में ही, वो थे भीम द्वितीय। उनका नाम आपको इसीलिए याद रखना है, जो मोहम्मद गोरी थे ना, मोहम्मद गोरी को हराया था उन्होंने, भीम द्वितीय ने। कब? 1178 ईस्वी में, 1178 या फिर 79 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और वो जो चंदावर का युद्ध था वो इसके बाद हुआ था, वो 1194 में हुआ था, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन मोहम्मद गोरी की सबसे पहले किसके साथ लड़ाई हुई थी? गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय के साथ, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गए थे 1178 में, ठीक है। 1178 में मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच में लड़ाई हुई और मोहम्मद गोरी हार गए। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गहड़वाल वंश के जयचंद थे और मोहम्मद गोरी थे, उनके बीच में लड़ाई हुई और फिर उस टाइम जयचंद हार गए थे। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गई गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। अब नेक्स्ट हमारे मालवा के परमार वंश। जो परमार वंश था ना, तीसरी जो जाति, 4 राजपूत जातियां हैं, उनमें से तीसरी जो है वो परमार वंश है। परमार वंश कहाँ आया था? मालवा में, यहाँ पर, ठीक है। मालवा का परमार वंश। परमारों की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है। तो जो परमार वंश है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं वो है भोज परमार, जिनका टाइम पीरियड था 1000 से 1055। अब जो 1000 से 1055 का टाइम पीरियड है ना, हम इसको 11वीं सदी बोलेंगे, क्योंकि 1000 के बाद का है और 1100 से पहले का है, तो ये 11वीं सदी में थे, ठीक है। भोज परमार सबसे महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि इन्होंने एक तो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और एक भोजपुर नगर की स्थापना भी करवाई थी। तो ये थे मालवा के परमार वंश। अब जो चौथे राजपूत थे वो थे चौहान। चौहान कहाँ आए थे? अजमेर में। अजमेर के चौहान बोले जाते हैं, और अजमेर को उस टाइम में बोला जाता था शाकंभरी। तो शाकंभरी के चौहान थे, और चौहान के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं ना, वो हुए हैं पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चौहान शासकों में से एक माने जाते हैं, और इनको राय पिथोरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राय पिथोरा, ठीक है। अब मैंने आपको मोहम्मद गोरी का जिक्र पहले भी किया है, जो जयचंद थे। मैंने आपको बताया था जो गहड़वाल थी या फिर गढ़वाल वंश था कन्नौज में, उसमें जयदेव थे, ठीक है। सॉरी, जयदेव नहीं, जयचंद, जिनका चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, और जिसमें जयचंद हार गए थे, ठीक है। और मैंने उसी में बताया था जो जयचंद थे ना, वो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे। मतलब उसी टाइम में पृथ्वीराज भी थे शासक, और जयचंद भी थे, वो अलग अलग जगह पर थे, ठीक है। तो अब पृथ्वीराज 3 की बता रही हूँ मैं आपको। इनके भी मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। जो जयचंद थे उनका युद्ध हुआ था 1194 में, जिसको चंदावर का युद्ध बोलते हैं। उससे पहले मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय के साथ, ठीक है। और उन युद्ध को बोला जाता है तराइन के युद्ध, जो पेपर में पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, मतलब मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। फिर दूसरा हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, जो 1192 में हुआ। उसमें जो मोहम्मद गोरी था उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था, तो पृथ्वीराज तृतीय यहाँ हार गए थे, ठीक है। तो एक सीरीज में अगर देखें ना, तो सबसे पहले, मतलब युद्ध की बता रही हूँ, युद्ध को अगर एक सीरीज में देखेंगे, सबसे पहले अटैक हुआ था ना, वो गुजरात के जो चालुक्य या सोलंकी वंश में बताए थे, महमूद गजनवी आया था 1025 में। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ का सारा धन लूट कर ले गए थे। और उस टाइम गुजरात में शासक थे चालुक्य वंश के भीम प्रथम,
ठीक है। 1025 के बाद फिर उसके बाद महमूद गजनवी तो जा चुके, वो सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा चुके थे। महमूद गजनवी के बाद आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, और मोहम्मद गोरी ने भी सबसे पहले चालुक्य शासकों के साथ ही भिड़े थे, भीम द्वितीय जो मैंने बताया था 1178 में, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। गुजरात के चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय, उन्होंने मोहम्मद गोरी को 1178 में हरा दिया था। पहली बार मोहम्मद गोरी भारत में आए थे 1178 में, और तभी वो हार भी गए थे। ठीक है। सेकेंड टाइम जब वो आए थे उस टाइम चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, और उनके साथ युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध 1191 में। और दूसरी बार जब आए तो मोहम्मद गोरी फिर से हार गए थे। ठीक है। फिर वो थर्ड टाइम फिर आए 1192 में, और वो हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें गोरी थर्ड टाइम जब भारत में आए तब वो पहली बार जीते थे और उन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये युद्ध पूछ लिए जाते हैं। और जो पृथ्वीराज तृतीय थे उन्हीं के दरबार में थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की मैंने रचना बताई थी ना, पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां निकली थी। तो वो पृथ्वीराज रासो जिसने लिखी थी चंद्रबरदाई ने, वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में ही थे। ठीक है। तो ये हो गया चौहान वंश। उसके बाद दिल्ली का कुछ एरिया भी था, दिल्ली में थे तोमर वंश। 736 में दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना हुई थी, और वो की थी आनंदपाल ने। इसका ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 736 ईस्वी में दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना हुई थी, और उसकी स्थापना की थी आनंदपाल ने, और ये ज़्यादा चला नहीं था। वो तो देखा जाए ना 1200 ईस्वी तक ऐसे ही चलता रहा, छोटे छोटे राज्य उभरते रहे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे और एक दूसरे के साथ लड़कर साम्राज्य मतलब अपना फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम से मतलब भारत पर जो आक्रमण बाहर से जो बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे, तभी से शुरू हुए थे। 700 ईस्वी से ही शुरू हुए थे, मतलब 1300 साल पहले, आज से अगर 2000 से देखें ना तो 1300 साल पहले से ही बाहरी आक्रमण शुरू हुए थे। ठीक है। मैं आपको बाहरी आक्रमण का अभी सारा बता देती हूँ। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण हुआ था ना, ठीक है, ये जो मैं टाइम पीरियड बता रही हूँ ना, ये गुप्त टाइम पीरियड के बाद का है। जो गुप्त आ चुके हैं उसके बाद का जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उसमें जो बाहरी आक्रमण हुए हैं। क्योंकि मौर्य काल में अगर कुछ हुआ तो मैंने वो मौर्य काल में ही बता दिया, गुप्त काल में अगर बाहर से कोई आक्रमण हुआ होगा तो मैंने गुप्त काल में ही बता दिया। अब मैं बता रही हूँ गुप्त काल के बाद का जो टाइम पीरियड था, अराउंड 550 ईस्वी तक गुप्त काल रहा था, उसके बाद से गुप्तोत्तर काल आ चुका था, गुप्त काल के बाद का टाइम पीरियड। उसके बाद से जब बाहरी आक्रमण जो शुरू हुए थे वो किस किस के थे? सबसे पहले अरबों का आक्रमण था। अरबी जो लोग थे, सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था उन्होंने, अरबी लोगों ने सिंध पर आक्रमण किया था। और जो शासक थे ना वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उनके मतलब लीडर थे। उनके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, और ये बात है 712 ईस्वी की। ठीक है। तो भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण अरबों ने कब किया था? 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और अरबों के आक्रमण के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है ना, वो चचनामा से मिलती है। चचनामा एक ग्रंथ है, पुस्तक है, मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है अरबी भाषा की, चचनामा। उसी से हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अरबों के बाद आक्रमण हुआ तुर्कों का। ठीक है। तुर्की से जो मतलब वंश थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो सबसे पहला जो वंश था ना, तुर्की में जो वंश था वो गजनवी वंश था, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। जो अरब थे ना, अरबियों के बाद कौन आए? तुर्की आए थे। और तुर्की में गजनवी वंश था। गजनवी वंश या फिर इसको यामिनी वंश भी बोलते थे। और गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। ठीक है। और उसने अपनी राजधानी गजनी को बनाया था। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बारे में जो तुर्की है ना, तुर्की में जो वंश था गजनवी वंश, इसके बारे में पूछा जाता है
क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे महमूद गजनवी, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश, इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, और उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब जो अल्पतगीन था उसका दामाद था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन मतलब उनकी लड़की का हस्बैंड। ठीक है, सुबुक्तगीन। और वो पहला ऐसा तुर्की था जिसने हिंदू शासक जयपाल को हराया था। ठीक है, तो तुर्की की तरफ से सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? गजनवी वंश के संस्थापक थे अल्पतगीन, उन्हीं के दामाद सुबुक्तगीन ने किया था, और जो हिंदू शासक थे जयपाल, उनको हराया था। तो ये हो गई तुर्की। अब महमूद गजनवी की बता देती हूँ, वो कैसे रिलेटेड थे गजनवी वंश से। तो जो सुबुक्तगीन थे ना, सुबुक्तगीन अल्पतगीन के दामाद थे, वो सुबुक्तगीन के पुत्र थे महमूद गजनवी। तो देखा जाए महमूद गजनवी के नाना थे अल्पतगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन के पुत्र थे महमूद गजनवी, और उन्होंने 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। मैंने आपको बताया था जो सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गए थे, वो महमूद गजनवी, उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार, 1000 से लेकर 1027 के बीच में। और जो सोमनाथ मंदिर उन्होंने लूटा था वो 1025 में लूटा था। वो भी मैंने आपको 2 बार बता चुकी हूँ, अब थर्ड टाइम बता रही हूँ। 1025 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और उस टाइम राजा कौन थे? गुजरात के चालुक्य वंश के भीम प्रथम। ठीक है, तो महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने। उनके साथ एक लेखक भी आते थे, उनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी बहुत फेमस राइटर बोले जाते हैं। इन्होंने लिखी थी किताबुल हिंद, जो हमारे हिंदुस्तान पर जो किताब लिखी थी वो थी किताबुल हिंद, मतलब इस भारतीय महाद्वीप पर अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, और वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और जो फिरदौसी हैं, अलबरूनी के साथ एक और लेखक थे फिरदौसी। फिरदौसी भी उसी का दरबारी कवि था, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। कौन? फिरदौसी। और उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा। उसने शाहनामा लिखी है। अलबरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, और फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। ठीक है, और इनके अलावा, अगर वैसे तो नहीं पूछा जाता, बट इनके अलावा भी उनके दरबार में कुछ जो वो थे लेखक थे, वो थे उतबी और फारूकी। इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप इनको छोड़ सकते हैं। सिर्फ 2 लेखक याद रखिए। महमूद गजनवी के साथ जो भारत आए थे वो थे अलबरूनी, और उन्हीं के दरबार में जो फेमस कवि थे वो थे फिरदौसी, जिन्होंने लिखी थी शाहनामा। तो इतना पता चल गया आपको। बस आप ये याद रखना, महमूद गजनवी ने 17 बार तो आक्रमण किया था, और जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो 1025 में किया था। और जो महमूद गजनवी थे ना, वो उन्होंने चांदी के सिक्के निकाले थे, जिनमें एक तरफ तो संस्कृत का मुद्रा लेख था, मतलब संस्कृत लिखी हुई थी, और दूसरी तरफ अरबी लिखी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने निकाले थे, जिनके एक तरफ संस्कृत थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा थी। और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया सारा महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी पता होगा कौन थे? वो तुर्की थे, और उनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन थे? अल्पतगीन के दामाद। ठीक है, और ऐसे वही थे जिन्होंने गजनवी वंश की स्थापना की थी, यामिनी वंश। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी मतलब जो महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण किया था वो किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। तो अब मोहम्मद गोरी की मैं कंप्लीट डिटेल बता देती हूँ। इनका नाम था सिहाबुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद गोरी को सिहाबुद्दीन भी बोला जाता था। वैसे तो मैंने आपको मोहम्मद गोरी के जितने भी उन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे और जितनी बार वो हारे या जीते थे वो मैंने आपको बता दिया, बट अभी दोबारा बता रही हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ, जिससे आपको और अच्छे से याद रहे, रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये 12वीं सदी के बीच का टाइम पीरियड था जब गौरी वंश का उदय हुआ। और ये गौरी वंश कहाँ आया था? अफगानिस्तान में आया था, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में। वैसे थे ये तुर्की ही, तुर्क राज्य से ही थे। गौरी वंश जो था
वो तुर्क राज्य से ही था, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान में अपने वंश की स्थापना की थी, गोरी की। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में, और मतलब मोहम्मद गोरी जो थे ना, उन्होंने ही भारत में भी तुर्क राज्य की स्थापना की थी। मैंने आपको क्या बताया, जो गोरी वंश था वो वैसे तुर्की था, लेकिन उन्होंने अपना जो वंश था वो कहाँ उसकी स्थापना की थी, अफगानिस्तान में। मतलब उन्होंने शासन कहाँ स्टार्ट किया था, अफगानिस्तान से स्टार्ट किया था। और वही मोहम्मद गोरी ही ऐसे तुर्की थे जिन्होंने भारत में भी तुर्क राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने ही भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। और जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने पहला आक्रमण 1175 में किया था मुल्तान पर। ठीक है, और इसी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने गुजरात में भी आक्रमण किया था, जहाँ पे भीम द्वितीय ने इनको हरा दिया था। मैंने आपको बताया था 1175 में जब मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया था, उन्होंने मुल्तान पर किया था, और वो मुल्तान से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुजरात की तरफ आक्रमण करने लगे, तब भीम द्वितीय ने इनको हरा दिया था। फिर दूसरा आक्रमण इन्होंने 1191 में किया था, और उस टाइम शासक कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश के। और वो युद्ध बोला जाता है तराइन का पहला युद्ध। उसमें भी मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज तृतीय ने। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर आए मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ 1192 में, जिसको तराइन का दूसरा युद्ध बोला जाता है। और इस बार वो तीसरी बार सफल हुए, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय को उन्होंने हरा दिया था और वो जीत गए थे। तो ये हो गई उनकी, जो उन्होंने मतलब यहाँ आक्रमण किया था भारत पर। मोहम्मद गोरी के जो सिक्के हैं उनके बारे में बता देते हैं। महमूद गजनवी के सिक्के मैंने बताया, एक तरफ संस्कृत एक तरफ अरबी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा था और दूसरी तरफ लक्ष्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी। कलमा जो भी उनका धर्म है उसमें कुछ पवित्र चीज होती है कलमा, और दूसरी तरफ है लक्ष्मी। और जब उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था ना 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में, तब जितना भी भारत उन्होंने जीता था उस पर उन्होंने शासक मतलब उस राज्य पर शासन करने के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उनका गुलाम था, आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट गुलाम उनका कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब बने ना, तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाती है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री हमारी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना जो 1200 ईस्वी थी ना, 1200 ईस्वी से बिल्कुल प्रॉपर मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहाँ से होती है। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ठीक है, और मोहम्मद गोरी ने अपने द्वारा उन्होंने जो खुद भारतीय साम्राज्य जितना जीता था ना, उस पर अधिकार करने के लिए राजा बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब वहाँ बिठा दिया था। क्योंकि वो तो वैसे भी मोहम्मद गोरी तो वैसे भी भारत में नहीं रहने वाले थे, वो वापस जाने वाले थे। तो उन्होंने अपने गुलाम को यहाँ छोड़ दिया था शासन करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री लगभग हमारी कंप्लीट कवर हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है अभी रह गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो देसी राज्य में संगम काल था ना, संगम काल दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में मैंने आपको अभी कोई डिटेल नहीं दी है। वो इसीलिए नहीं दी क्योंकि इसकी एक अलग वीडियो, बस एक वीडियो आएगी, उसमें मैं कंप्लीट आपको बता दूंगी। तो ये जो हमारा लेक्चर था, इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा जो प्राचीन भारत का होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का। उसके बाद हमारा मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली जो मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, लेक्चर डालती हूँ, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आई हो तो, और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक